हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, गुड वेरी मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। हम लोगों का एग्जाम डे बाय डे नज़दीक आता जा रहा है, तो इसलिए अपने टाइम को थोड़ा ज़्यादा देना शुरू कर दीजिए। जहाँ से भी कुछ भी अवेलेबल हो पाता है, कोशिश करिए कि उसको एग्ज़ाम के टाइम तक याद रखें। ठीक है। तो हम लोग कर रहे थे आई इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, यानी जो इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। बेसिकली ये बुक दो पार्ट में डिवाइड है। इसमें ए और बी पार्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और आपका जो सी और डी पार्ट है वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से। तो जल्दी से हम पहले बात करते हैं कि कल हमने पढ़ा था कि इनफॉर्मल सिस्टम होते हैं, फॉर्मल सिस्टम होते हैं। दो तरह के फाइनेंशियल सिस्टम होते हैं। ठीक है। जो फॉर्मल सिस्टम होता है उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। ठीक है। और वो सारे ये सामने स्क्रीन पर ये रहे। ठीक। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके थ्रू जिसको हम प्रोडक्ट या सर्विसेज बोलते हैं, जैसे एफडी है, शेयर है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इनकी डीलिंग होती है। उसके बाद जो फाइनेंशियल मार्केट है, फोर मेजर बोला हुआ है, मतलब है ज्यादा लेकिन मेजर चार है। ठीक है। चार ये मार्केट के सेगमेंट हैं। उसके बाद फाइनेंशियल सिस्टम की अगर बात करें तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल मार्केट को मिला करके पूरा क्या बनता है, फाइनेंशियल सिस्टम बनता है। और इन सिस्टम में जो इंटरमीडियरीज उन लोगों से मनी लेती हैं जिनके पास सरप्लस है, और उन लोगों तक पहुंचाती हैं जिनके पास डेफिसिट है। ठीक है। फिर हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई पहले क्या चलता था, 1947 से पहले क्या था, सब प्राइवेट चलता था। 47 से 91 तक नेशनलाइजेशन हुआ। 91 से 2010 तक जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और आए निकल के। ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है कि सब नेशनलाइजेशन हुआ के बाद ये जीआईसी वगैरह बनी। जीआईसी 1972 में बनी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके अंदर चार पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी बनी। ठीक है। फिर अभी जीआईसी अलग हो गया दोबारा। जीआईसी के अंडर में चार बनी थी, अब क्या है, ये चारों अलग हो गई हैं और जीआईसी अलग काम कर रहा है। ठीक है। फिर ये नाबार्ड, एक्जिम, ये सब ऑर्गेनाइजेशन बने। और उसको चलते चलते फिर हम अभी 2010 तक जो है ये सिस्टम चला हमारा। ठीक। उसके बाद हमारा नरसिम्हन कमेटी आई 1991 में। उसने सुधारों सुधारों के लिए सुझाव दिए। फिर उसके बाद एक और नरसिम्हा कमेटी आई 1998 में। उसने बैंकों को स्ट्रेंथन करने के लिए नैरो बैंकिंग, अगर बैंक प्रॉब्लम में है, अगर एनपीए ज़्यादा है तो वो लोन ना बांटे। ठीक है। कैपिटल एडिकेसी रेशियो और बैंक ओनरशिप, रिव्यू ऑफ बैंकिंग लॉज, ये सब कुछ करना था। ठीक है। अदर स्टेप टेकन फॉर लिबरलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। तो अब और क्या क्या ऐसा किया गया कि फाइनेंशियल सिस्टम हमारा अच्छा हो। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन तो बने जो फाइनेंशियल थे, बट उसके साथ साथ रेटिंग एजेंसीज का रोल आया। कौन कौन सी? क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। फिर उसके बाद इकरा आई, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। फिर केयर आई, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। तो ये तीन जो है मेन क्रेडिट रेटिंग कंपनीज आई। और दो स्टॉक एक्सचेंज बने, एनएससी बना और ओटीसी आई, ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया बना। ठीक है। इंट्रोड्यूस स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, यानी कंप्यूटर से आप कर सकते हैं। फिर ये डिपॉजिटरीज का एक्ट आया। तो डिपॉजिटरीज ने कितनी डिपॉजिटरी बनी है, तो ये ध्यान रखना, CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, और NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। दो डिपॉजिटरीज बनी जो आपके डीमेट अकाउंट होते हैं ना, डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, यानी
जितने भी सिक्योरिटी आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है वो सब 99% से भी अब तो ज्यादा हुए होंगे, सब कौन कंट्रोल करते हैं? NSDL, NSDL और CDS। एनएसडीएल और सीडी, मतलब जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट खुलेंगे वो या तो एनएसडीएल में या सीडीएसएल में खुल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, कैपिटल मार्केट में थोड़ा डेवलपमेंट हुए, ठीक है। द सेटलमेंट साइकिल वाज हाई एट 14 days और स्पेसिफाइड स्क्रिप्ट में 30, मतलब आपका पैसा आने में 14 से लेकर के 30 दिन लगते थे। तो इसको क्या कर दिया, देखो ये देखना, रोलिंग सेटलमेंट ऑन T+5 बेसिस वाज इंट्रोड्यूस, कितना कि 5 दिनों में हो जाएगा, 2001 में बात आई। फिर उसके बाद 2003 में क्या किया गया इसको, 2002 में T+2 किया गया। फिर अप्रैल में क्या कर दिया गया, T+2 कर दिया गया, ठीक है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो T+2 है ये कौन सी टाइप की सिक्योरिटी के लिए है? इक्विटी के लिए। अगर आपकी सिक्योरिटी डेट है तो डेट के लिए क्या है, T+0। टी का मतलब है ट्रांजेक्शन डे। तो डेट टाइप की सिक्योरिटी के लिए सरकार ने बोला कि ये उसी दिन आपको पेमेंट इसका मिल जाना है। इक्विटी वाली सिक्योरिटी के लिए सरकार ने कहा 2 दिन तक आप ले सकते हैं, ठीक। फिर 1992 में जब सेबी बना तो उसी समय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को परमिट कर दिया गया। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत FII को भी क्या कर दिया गया, अलाउड कर दिया गया। जब हमने इस क्लास को स्टार्ट किया था तो हमने बहुत सारे नेम लिखे थे, बहुत सारे नेम का मतलब बैंक लिखा था, कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखा था, सिडबी नाबार्ड लिखा था। तो उसमें ये भी एक कौन है, ये भी कौन है, एक FII। FII भी एक इंटरमीडियरी है, ठीक है। FII भी क्या है, एक इंटरमीडियरी है, क्योंकि वो भी क्या करता है, फॉरेनर लोगों से पैसा लेता है और वो पैसा लेके इंडिया आता है और इंडिया के स्टॉक मार्केट में लगाता है, ठीक है। फिर पोस्ट 1990 और भी डेवलपमेंट हुए, जैसे क्या हुआ, प्राइमरी डीलर बनाए गए, मनी मार्केट फंड आए, म्यूचुअल फंड आए, ठीक है। तो ये डेवलप और स्टेप टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन अदर सेक्टर में क्या इंप्रूवमेंट आए। तो अदर सेक्टर में क्या हुआ, जो ट्रेड से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जैसे इंपोर्ट क्या कर दिया, डी लाइसेंस, यानी इंपोर्ट जो कर रहे हैं उसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट ड्यूटी थोड़ी सी कम कर दी गई। प्रोडक्शन लाइसेंस डन अवे विथ, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए लाइसेंस की जरूरत खत्म कर दी, लाइसेंस राज खत्म कर दिया। ट्रेड पॉलिसी में रिफॉर्म हुए, फिस्कल रिफॉर्म हुए, एक्सचेंज रेट अनपैक्ड हुआ, फीमा आया 1999 में, FDI के नॉर्म रिलैक्स हुए और डिसइन्वेस्ट, तो इतना काम हुआ, ठीक है। अब बात आती है कौन, 2010 से लेके आज तक की क्या पोजीशन है, उसके बारे में बात आती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक 2007-8 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो उसको देखते हुए फिर क्या करा, अ, एक तो 1930 में आया था सबसे ग्रेट डिप्रेशन आया था, और एक ये आया था, ठीक है। तो उसके बाद फिर और सुधार करने की आवश्यकता महसूस हुई, और उसमें क्या हुआ, जो चीजें उन्होंने इम्प्रूव करी, एक तो US की इकोनॉमी में ज्यादा प्रॉब्लम आई, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, यूनाइटेड स्टेट मॉर्गेज मार्केट, वहां पर क्या हुआ था, क्या कौन सा क्राइसिस बोलते हैं जो यूनाइटेड स्टेट में हुआ था? लेमन कोलैप्स। सब प्राइम क्राइसिस बोलते हैं। वहां पे बेसिकली जो मॉर्गेज दिखा हुआ है ना, यानी मॉर्गेज मार्केट, तो मॉर्गेज मार्केट हमने पढ़ा है अभी, किससे रिलेटेड होता है, प्रॉपर्टी से ना। मॉर्गेज मार्केट प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। तो वहां क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, मान लिया कोई हाउस है 60 लाख का, और बैंक में उसे दिखाया कितने का, 90 लाख का, और लोन ले लिया कितने लाख का,
70 लाख का। जब उसने लोन नहीं दिया, उसको सेल करने का नंबर आया, तो वो कितने का बिका? 50 लाख का। तो वहां पे क्या था, प्रॉपर्टी के रेट को बैंक में कैसे दिखा दिए गए, बहुत ज्यादा दिखा के वहां के लोगों ने बहुत मॉर्गेज लोन ले लिए, और जब उन प्रॉपर्टी को बेचने का नंबर आया तो क्या हुआ, वो उस प्राइस पे नहीं बिकी। ठीक है, वहां से क्या हुआ, बहुत सारे बैंक इंसॉल्वेंट हो गए। ठीक है, और नंबर ऑफ इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन भी वो हो गए। ठीक, ये लिखा हुआ देखो, ये लिखा है, had only invested their funds in securities derived out of सब प्राइम लोन्स। तो ये जो मैं बता रहा था सब प्राइम क्राइसिस, ये कौन से लोन है, सब प्राइम लोन। ठीक है, तो वहां पर पूरा सिस्टम जो है जम सा गया। ठीक है, अब उसमें कुछ और बातें हुई, क्या चीज है वो, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में एक तो क्या है, 9/11 का अटैक हुआ, तो उससे इंटरेस्ट रेट यूएसए में क्या हो गए, क्रैश हुए, कंज्यूमर लोन चीप हुए, और ह्यूज डिमांड हुई मॉर्गेज लोन की। जब कंज्यूमर चीप होता है कंज्यूमर लोन, तो लोग मॉर्गेज लोन की ह्यूज डिमांड करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक सिक्योरिटीज होम लोन पोर्टफोलियो सो दैट एसेट्स कैन बी मूव्ड आउट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द, उन्होंने क्या करा, अपने एसेट्स बेच के सिक्योरिटी क्रिएट करी। इंटरेस्ट रेट ऑन सिक्योरिटाइज एसेट बीइंग हायर, इन्वेस्टर इंक्लूडिंग फॉरेन इन्वेस्टर बाय द सिक्योरिटी प्रोडक्ट लेने लग गए वो। बैंक फ्लश विद फंड्स लुक फॉर मोर बोरोवर स्टार्ट फाइनेंसिंग सब प्राइम। तो जब उनके वो ज्यादा बोरोवर नहीं मिले थे, उन्होंने कौन सी लोनिंग करनी शुरू कर दी, सब प्राइम लोन। इंटरेस्ट रेट राइज एंड सब प्राइम बोरोवर स्टार्ट डिफॉल्ट। जैसे ही रेट बढ़े तो सब प्राइम बोरोवर ने क्या करा, रेट वो डिफॉल्ट करना शुरू किया। बैंक फोरक्लोज होम्स एंड प्राइस ऑफ होम क्रैश होने लगे। कैस्केडिंग डिफॉल्ट, कैस्केडिंग का मतलब होता है कि एक ने किया, उसकी जगह उसकी कारण दूसरे ने किया, दूसरे ने फिर तीसरे, इसको कैस्केडिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर सिक्योरिटी प्रोडक्ट क्रैश हो गए। इन्वेस्टर रन अप ह्यूज लॉस, उनको ज्यादा लॉस हो गया यहाँ पे, जो भी प्राइस क्रैश होने से। द क्राइसिस स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड ड्यू टू द कंटिजेंट कॉन्टेजियन इफेक्ट। मतलब एक कंट्री की इकोनॉमी में अगर फर्क होता है तो उसका फर्क पूरी दुनिया में जाता है। वो अलग बात है कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया 7-8 में, तो फिर आरबीआई ने भी कुछ काम किए। सम ऑफ द स्लीव मेजर टेकन बाय द आरबीआई, क्या करा उसने, एक तो उसने करा जो ये रेपो रेट का सिस्टम था, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, तो उसको कहाँ से कहाँ तक ले आया अब आजकल, आजकल कितना रेपो चल रहा है, जो रेपो है कितना चल रहा है आजकल, 5 5.5 4.5 4.5 जो भी है। तो ये यहाँ पर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट पहले कहाँ 9% हुआ करता था, यहाँ तक आ गया। ठीक है, और रिवर्स रेपो 6 से लेके कहाँ आ गए, 3.25। CRR 9 से लेके 5 से लेके अभी आजकल क्या चल रही है, 4.5। SLR 24 से लेके कहाँ चल रही है आजकल, 18% चल रही है। ठीक है, रेजिंग द इंटरेस्ट रेट सीलिंग नॉन रेजिडेंट रिपेटेबल डिपॉजिट टू अट्रैक्ट लार्जर इनफ्लो। तो क्या हुआ, जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो बाहर के लोग क्या करेंगे, अपना डिपॉजिट यहाँ लाएंगे, इनफ्लो करेंगे। ठीक है, सीलिंग रेट ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी वाज रेज्ड बाय, तो फॉरेन करेंसी के जो रेट्स थे वो कितने बढ़ा दिए गए, 250 बेसिस पॉइंट टू 350, मतलब 250 से लेकर के कहाँ तक पहुंचा रही है, 350 तक, जिससे जो है फॉरेन एक्सचेंज की पोजीशन थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाए। और एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग की सीलिंग बढ़ा दी गई। फॉरेन करेंसी ट्रेड क्रेडिट पे मतलब लिबरल हो गए, या बाहर से भी उधार ले सकते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड फॉर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड, मतलब आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका पैसा आने के लिए समय 6 महीने से 12 महीने कर दिया गया। बैंक वर परमिट टू रीस्ट्रक्चर स्ट्रेस अकाउंट एज वन टाइम मेजर
विदाउट क्लासिफाइंग द रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट, मतलब आप स्ट्रेस का मतलब एनपीए अकाउंट को क्या करें, रीस्ट्रक्चरिंग कर लें, और जब रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे तब उसे एनपीए नहीं कहेंगे। 1 साल तक होता है शायद, 1 साल तक रिस्ट्रक्चर अकाउंट एनपीए नहीं कैटेगराइज होता, ठीक है। इन ऑल सेक्टर अपार्ट फ्रॉम द एक्सपोजर टू कैपिटल मार्केट, तो ये सब कुछ किया गया, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर डॉक्टर रघुराम राजन भी आए, तो इनका भी काफी अच्छा इकोनॉमी बोला जाता है कि इन्होंने भी काफी अच्छा किया, ठीक है। और उसके बाद जो गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ योजनाएं शुरू करी, जैसे क्या करा, पीएमजेडीवाई योजना शुरू करी। उसके बाद लिवरेजिंग द जेम ट्रिनिटी, जेम ट्रिनिटी का बोला हुआ जनधन, आधार और मोबाइल, इन तीनों पे फोकस किया गया, ठीक है। और बैंकों में क्या है, लाइसेंसिंग की गई, खासकर से जो पेमेंट बैंक आए, स्मॉल फाइनेंस बैंक आए, आजकल आपने देखा हो बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके आसपास वो करते हैं। और ये है नचिकेत मोर कमेटी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड। तो आरबीआई की एक कमेटी बनी, नचिकेत मोर, ये नचिकेत मोर डिप्टी गवर्नर थे। नचिकेत मोर कमेटी ने स्मॉल बिजनेसेस के लिए और लो इनकम हाउस होल्ड के लिए काफी रिकमेंडेशन दी है, ठीक है। फिर उसके बाद पीजे नायक कमेटी आई, उसने क्या करा, रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक्स इन इंडिया 2014 में। टू रिव्यू द गवर्नेंस ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक्स इन इंडिया, द कमेटी विच वाज चेयर्ड बाय द पीजे नायक, द फॉर्मर चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द एक्सिस बैंक। तो इसके जो पीजे नायक को एक कमेटी का काम दिया गया, ठीक है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बैंकों के बोर्ड में गवर्नेंस अच्छा करने का काम किया, ठीक है। To look into various problems related to the bank bond boards, such as standard of specification, policy, legal, and to suggest measure to be taken. तो उन्होंने क्या करा, जो बैंक बोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी उसके लिए अपने स्टैंडर्ड दिए, ठीक है। टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ बैंक बोर्ड, issue a strategy, growth, governance, and risk management in the banks. To review the RBI guideline on government ownership in bank. To analyze the work, conflict of interest, independence of the bank board, and make suggestion towards the same. तो उन्होंने क्या करा, बैंक बोर्ड को इंडिपेंडेंट बनाया है इन्होंने, ठीक है। टू एसेस द फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर डायरेक्टर एंड देयर टेन्योर, मतलब जो बैंकों में डायरेक्टर होंगे उनका कार्यकाल और उनका डायरेक्टरों का फिट फॉर प्रॉपर क्राइटेरिया का मतलब है, जैसे उसने कहा कि इनके खिलाफ कोई भी पुलिस में केस ना चल रहा हो, इनके खिलाफ कोई भी वित्तीय अनियमितता का कोई फाइनेंशियल उसका कोई केस ना हो, इस तरह का। तो उन्होंने कहा कि जो लोग डायरेक्टर और वो बनेंगे वो लोग फिट फॉर प्रॉपर क्राइटेरिया में आएंगे, ठीक है। एग्जामिन बोर्ड कॉम्पनसेशन गाइडलाइन, बोर्ड को क्या क्या कंपनसेशन दिए जा रहे हैं ये किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेटिंग अप ऑफ द ईज एनहांस्ड एक्सेस सर्विस एक्सीलेंस एजेंडा फॉर कैलिब्रेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। इनके पब्लिक सेक्टर बैंक के सर्विसेज को अच्छा करने के लिए एनहांस्ड एक्सेस सर्विस एक्सीलेंट करके होस्टिंग हेल्दी कंपटीशन एंड कोलैबोरेशन अमंग दीज बैंक। कंसोलिडेशन किया गया पीएसयू बैंक का, अभी आपने सुना ही था, 27 से कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। और उसके बाद आईबीसी आया, इंडियन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। उसके बाद नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एज द एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक यहाँ पे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए एक बैंक बनाया, इसको उन्होंने क्या बोला, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एपेक्स इंस्टीट्यूशन माना, ठीक। टेकिंग स्टेप
टू सेटअप द नेशनल एसेट, एक NARCL बनाया। अभी आपने सुना हो कुछ समय पहले निर्मला सीतारमण ने बेड बैंक बनाया 4 साल पहले करीब, ठीक है। तो उसके लिए 2 लाख करोड़ का प्रोविजन किया गया। कोई मुझे बताएगा कि जो बेड बैंक है कितने % पैसा दे के लोन खरीदता है? बोलिए। 50% सर, कितना? 50 सर, 50। 50 नहीं है, 15 है। मतलब इस बैंक को किसी बैंक का बेड लोन खरीदना है ना, मान लिया 5 लाख का है लोन, तो वो 75,000 रुपए देगा उस बैंक को, और उस लोन को अपने नाम एक तरह से सिक्योरिटाइज करा लेगा, और उसकी रिकवरी ये कराएगा बेड बैंक, ठीक है। अब जब ये उसकी रिकवरी कराएगा, 15% तो बैंक को दे चुका है, अब कितना % देना रह गया? 85%, ठीक है। अब 85% में कितना रिकवरी होता है ये देखने की बात है। बाई चांस नई रिकवरी हुआ तो क्या होगा? बोलो। अरे कोई ऐसी चीज पूछ ली मैंने। 15% तो कैश दे दिया उसने, यानी इमीडिएट दे दिया, ठीक है। लेकिन ये जो 85% है, ये 85% देने में अगर नहीं दे पाया तो क्या होगा? नुकसान होगा सर इसको। नुकसान होगा साफ साफ। किस बैंक को? जिसका लोन था। बैड 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 बैंक नहीं, को, बेड बैंक बैंक को का सर। नहीं होगा। बेड बैंक का तो केवल कितना नुकसान हुआ? 15%। बस 15 तो हुआ, 15 का। उसने 15% दे दिया। अब बाकी बचे में से अगर कुछ रिकवरी आ गई तो उतना नुकसान कम हो गया, नहीं तो 85% क्या हो जाएगा? अच्छा, बैड बैंक है जो सर रिकवरी करके फिर उस बैंक को देती है क्या? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल देगी, तो बिल्कुल इसका देगी। क्या उसका प्रॉफिट, इसका क्या प्रॉफिट सर, बैंक बैड प्रॉफिट बैंक का? कमीशन है उसका। जैसे सरफेसी में होता है ना, ये सिक्योरिटाइजेशन कंपनी होती है ARC, भाई ये भी तो ARC है। इसका देखो नाम, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी दिख रहा है। ये भी तो कैसी कंपनी है? एक ARC। जब हम लोग सरफेसी पढ़ेंगे तो सरफेसी पढ़ते समय ये आएगा सब, क्या? ARC, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेड बैंक समझ में आ गया। अमेंडिंग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को थोड़ा सा सही किया, एज टू ब्रिंग कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द सुपरविजन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ RBI। तो कोऑपरेटिव बैंकों को RBI कंट्रोल में लाना है, ठीक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस 1 लाख से क्या कर दी गई? 5 लाख कर दी गई। UPI NEFT सब कितनी कर दी गई? 24/7। हाँ, इंश्योरेंस सेक्टर में जो अपना FDI था वो 49 से कितना कर दिया गया? 74, ठीक है। टेकिंग स्टेप फॉर लॉन्चिंग इनिशियल पब्लिक ऑफर फॉर लाइफ। अब LIC का क्या आने वाला है? IPO, ठीक। अभी बैंकिंग सेक्टर के अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार है, सब जानते हैं आप लोग। 3 तरह के हैं, कॉमर्शियल, रूरल एंड कोऑपरेटिव, ठीक है। फिर उसमें कॉमर्शियल में 2 हैं, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल में भी 2 हैं, या तो फॉरेन बैंक होगा या वो इंडियन बैंक होगा। अगर इंडियन बैंक होगा पब्लिक सेक्टर होगा, प्राइवेट सेक्टर होगा, स्मॉल फाइनेंस होगा या पेमेंट। ये दोनों कैटेगरी अब क्या आ गई हैं बैंकों की, न्यू कैटेगरी आई है, ठीक है। चलो ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। हाँ जल्दी से ये जो इसके आंसर हैं जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए। पहला क्वेश्चन। बी नंबर सर। म्यूचुअल फंड। सी ये बोल रहा है, रिलेटिव।
इनमें से कौन सा इनफॉर्मल का पार्ट नहीं है? बी सर। ये नॉट बोल रहा है। म्यूचुअल फंड कैसा है? Mutual fund, sir. पार्ट नहीं। फॉर्मल है क्योंकि ऑर्गेनाइज है पूरा। बाकी मनी लेंडर, रिलेटिव और महाजन क्या है? 3 नंबर होगा सर। बी होगा इसका, ठीक है। बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द फॉर्मल फाइनेंस? बताओ, इसमें आसानी से बता सकते हो। एसोसिएशन। ये association. एसोसिएशन, क्योंकि देखो बैंक, इंश्योरेंस और एनबीएफसी तो क्या है? फॉर्मल है। तो एक बचा कौन सा है? ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम? ऑल सर। सभी हैं। All of the above. अभी हमने पढ़ा था ना कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, ये सब क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश इन इंडिया? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान आज किस नाम से है? ये खत्म हो गया सर। खत्म हो गया, खत्म हो गया। अच्छा। इन विच फेज द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ फोकस लेड डाउन सेटिंग ऑफ डेवलपमेंट? कब डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सेटअप हुआ? कौन से फेज में? नर्सिंग कमेटी बना फेज फेज 2। फेज 2 में, फेज 3 91 के टाइम। फेज 2 में ना। 91 नर्सिंग कमेटी 1। नहीं, वो तो फेज 3 हो गया। एक तुम्हारा था प्री 47 से पहले। 47 से 91 के बीच वाला में बात है। ये अधिकतर फेज 2 में बने हैं। देखो सारे नाम लिख रहे हैं सामने। ये सारे नाम कब बने हैं? 91 से पहले बने हुए हैं सारे। आईसीसी, एसएफसी, ये इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और ये लिखा हुआ है। देखो ये लाइन में लिखा हुआ डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम also marked by establishment of development financial institution and setting up of the Industrial Finance Corporation of India, ठीक है। सेकंड फेज में हुआ था ये, ठीक। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे कब बने? सेकंड फेज में बने। यहाँ पे आ जाएगा सेकंड, ठीक है। चलो ये पहला वाला टॉपिक हमारा यूनिटीज का खत्म हो गया। तो अगला वाला जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग थोड़ा अपना पढ़ लीजिए। ये तू सर की क्लास अगर चल रही है कोई आपके मतलब की तो वो देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगली क्लास होगी 7 बजे से, ठीक हो गया।